अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। पाकिस्तान की सियासत जो है वो इस वक्त खलजान का शिकार है और दिखाई ये देता है कि क़यादत के ऊपर लगने वाले इल्ज़ामात को लेकर हिसासियत की सूरत हाल जो है वो हर पार्टी में मौजूद है, चाहे वो इमरान खान की ज़ात हो या नवाज शरीफ साहब की ज़ात हो या फिर आसफ़ अली ज़रदारी साहब की ज़ात हो। सारे मसाइल जो हैं वो यहाँ पर आकर उलझ जाते हैं और फिर मामला जो है वो आगे नहीं बढ़ पाता है। मुल्क को जो है वो कई चैलेंजेस जो हैं वो दरपेश हैं। ज़ाहिर है हुकूमत का चौथा बरस है और फिर ये इसके साल के एंड तक जो है सूरत हाल ऐसी हो जानी है कि आप एक इलेक्शन ईयर में चले जाते हैं, एक ऐसे मूड में चले जाते हैं, एक ऐसे मोल्ड में चले जाते हैं कि जहाँ पर फिर आगे की फ़िक्र जो है वो पड़ जाती है। ज़ाहिर है कि ये हुकूमत जो है इसकी तर्ज़ हुक्मरानी जो है इसको अपोजिशन चैलेंज करती आ रही है। इसके जो इक़दामात हैं उसको भी तशवीश की निगाह से देखती है और फिर उसके नताइज जो हैं उसके ऊपर भी सवालिया निशान उठाए जाते हैं। हुकूमत जो है वो अपना दिफा करती है और दिखाई ये दे रहा है कि अपोजिशन से ज़्यादा बेहतर अंदाज में कर रही है। उनके अंदर एक ज़्यादा जारहाना तर्ज़ अमल जो है वो दिखाई देता है। अपोजिशन जो है एक कदम आगे और दो कदम पीछे वाला मामला जो है वो चल रहा है और बसाकात तो ये दिखाई देता है कि बिल्कुल एक खामोशी सी तारी जो है वो हो गई है। बहुत सी बातें जो हैं वो की जाती रही हैं। हुकूमत को घर भेजने की बात भी होती रही है, उसके लिए टाइम लाइन्स भी दी जाती रही हैं और ज़ाहिर है कि इस हवाले से भी मामलात जो हैं वो आगे नहीं बढ़ सके हैं। हुकूमत को जो इम्तिहान मकसूद हुआ है वो इस इम्तिहान में से गुज़रती रही है। चाहे वो बिल मंजूर करवाने हों, जॉइंट सेशन बुलाओ, अपोजिशन शोर मचाएगी, वॉकआउट करेगी, बिल मंजूर हो जाएंगे। अब हुकूमत जो है वो तीन चीज़ों को लेकर फिर अपोजिशन को कह रही है कि उनके साथ मुज़ाकरात जो हैं वो किए जाएं। एक तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का मामला है, दूसरा जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं उनको वोट का हक़ देने का मामला है और ज़ाहिर है कि ये दो चीज़ें जो हैं ये बुनियादी अंसर रखती हैं इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से। लेकिन इसके ऊपर भी अभी तक इस तरह की कोई फ़िज़ा जो है वो दिखाई नहीं देती है कि अपोजिशन और हुकूमत के माबैन जो है वो कोई इस तरह का रब्त जो है वो आ जाए कि मामलात जो हैं वो मुशावरत से तय हो पाएँ। PDM वो भी अब एक तरह की हिस्ट्री बन चुकी है और ज़ाहिर है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अपने सिंध को लेकर और मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो पंजाब को लेकर इस वक्त सियासत में सरगर्दा हैं। ये सूरत हाल जो है इसके अंदर क्या मुल्क को जो दरपेश चैलेंजेस जो हैं उनसे किस तरीके से निपटा जा सकता है और जो इस्लाहत होने जा रही हैं अगर उनके अंदर कोई कमी और कोताही सिर्फ इस वजह से रह जाती है कि उसमें मुशावरत का अमल जो है वो मुकम्मल नहीं हुआ था तो फिर उसकी ज़िम्मेदारी जो है वो किसके ऊपर आयद होती है। ये सूरत हाल है जिस पर करेंगे बात। मेरे आज के मेहमान जो हैं वो एक सियासी कारकुन हैं और वो सेनेटर रहे, वो सेनेट के चेयरमैन रहे और वो सियासत के अंदर एक तवील तजर्बा रखते हैं। उनसे बात करेंगे मेरे आज के मेहमान साबिक चेयरमैन सेनेट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी साहब। नैयर बुखारी साहब, ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी जो इस वक्त सूरत हाल है वो एक ऐसी सूरत हाल दिखाई देती है कि जैसे कोई गाजर और स्टिक वाला मामला है कि एकदम इस कदर जारहाना तर्ज़ अमल और फिर एकदम जो है बैकफुट पर चले जाना कि जैसे कोई ऐसे लगता है कि कोई डील होने जा रही है। आपको ये इस तरह का तासुर क्यों उभर के सामने आ रहा है? शुक्रिया नदीम हुसैन साहब। ये देखना यह है कि ये जो तासर लेते हैं या तासर का इज़हार करते हैं ये उनका अपना परसेप्शन है, ये जनरल पब्लिक का परसेप्शन भी नहीं है और रियलिटीज़ कुछ मुख्तलिफ नज़र आएंगी आपको। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डील पे बिलीव नहीं करती और हमने जो अपना मौक़िफ़ PDM की बुनियाद रखने पे किया था आज भी हम उस पर कायम हैं। आप कल ही देख लें
कि पीटीआई का और मौलाना फजल रहमान की जमात का इत्तेहाद हो गया आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में। तो इससे क्या नज़र आता है? जब हम कहते थे लॉन्ग मार्च करो, तो लॉन्ग मार्च से कौन पीछे भाग रहा था? जब हम कहते थे कि नो कॉन्फिडेंस मूव करो, तो कौन नो कॉन्फिडेंस की तरफ नहीं आ रहा था? तो ये ग्राउंड रियलिटीज़ आपके सामने है, तो लोग असेस कर सकते हैं। अगर चंद लोग इस परसेप्शन को बिल्टअप करने की कोशिश करें डील की, तो डील की क्या सूरत हाल है, रिलीफ किसको मिलता है किसको नहीं मिलता, ये आपके सामने है। कौन कितने लम्हे खामोश होता है और कितने लम्हे फिर वो गुफ्तगू करता है, ये भी पब्लिक के सामने है। हमारा मौक़िफ़ तो कंसिस्टेंटली एक ही रहा है कि हम सिस्टम की डिसकंटिन्यूटी नहीं चाहते, और सेकेंडली हम ये चाहते हैं कि पार्लियामेंट्री फोरम्स को भी ना छोड़ा जाए, जो पार्लियामेंट्री ऑप्शंस और कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शंस हैं उनको भी इस्तेमाल किया जाए। तो हम तो कंसिस्टेंटली उसके साथ चल रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि आज की जो सूरत हाल है, बड़ी इम्पॉर्टेंट बात नदीम हुसैन साहब, आप ये देखें कि मौजूदा हुक्मरान इंटरनल इश्यूज़ पे तो फेलियर है ही है। मुझे तो बहुत ज़्यादा जो नज़र आ रहा है जो एक्सटर्नल इश्यूज़ हैं, जो एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, उन पे हुकूमत कैसे पेशरफ्त कर रही है, करती है। मैं नईर बुखारी साहब इस पे आता हूँ, नईर बुखारी साहब मैं आता हूँ, ज़रा इसको हम डिवाइड कर लेते हैं और फिर इस पे चलते हैं। अब ये फरमाइएगा कि आप जो आसफ़ अली ज़रदारी साहब की मुलाकात थी चौधरी परवेज़ इलाही साहब से, क्या पंजाब के अंदर आप एक इश्तराक अमल चाहते हैं और उस तरीके से या उस ज़रिए से आप पंजाब के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रिवाइवल चाहते हैं, जो कि इस हद तक जा चुका है कि पीपल्स पार्टी बिल्कुल एक नॉन एंटिटी होकर रह गई है पंजाब में? नहीं, नॉन एंटिटी तो नहीं है, उसको वैसे इसको प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, और सर्टन फोर्सेस ये चाहती थी कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को रीजनल पार्टीज़ में कन्वर्ट कर दिया जाए। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक फेडरल पार्टी है, इसकी एग्जिस्टेंस चारों सूबों में भी है, कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में भी है। ये जो मुलाकात है, ऑब्वियसली वो लोग हमारे साथ कोलिशन में भी रहे, और फिर वो परवेज़ इलाही साहब तशरीफ़ लेके गए आसफ़ अली ज़रदारी साहब को मिलने, और उन्होंने ये कहा कि हम शुक्रिया अदा करने आए कि एक उनकी वजह से एक फैसिलिटेट किया कि सेनेट के इलेक्शंस बिला मुकाबला मुंतखब हो गए, और उनमें उनका सेनेटर भी एक पंजाब से मुंतखब हो गया। लेकिन है कि सियासी जमातों में गुफ्तो शनीद हमेशा रहती है। पीपल्स पार्टी डायलॉग पे और डिस्कशन पे हमेशा बिलीव करती है। हमने तो उन लोगों से भी गुफ्तगू की जिन्होंने 77 में हमारे ख़िलाफ़ नारे लगाए कि हम कोआला के पुल पे लटकाएंगे, लेकिन फिर MRD बनी तो वो MRD में हमारे साथ थे, फिर ARD बनी तो वो लोग ARD में भी साथ थे। तो पीपल्स पार्टी किसी के साथ ज़ाती दुश्मनी नहीं रखती। पीपल्स पार्टी इस मुल्क में जमहूरी पार्लिमानी निज़ाम के लिए जितनी कुर्बानियाँ दे सकती थी, जितनी जदोजहद कर सकती थी, जितने उन्होंने जदोजहद की इस मुल्क में आइनी हुकूमत के लिए और आइन फराहम करने के लिए, उसके लिए तो हम आज भी तैयार हैं, नहीं, और हम किसी एक्सटेंट तक जाने तक तैयार हैं। जी नहीं, नईर बुखारी साहब ये फरमाइएगा कि आपने ज़ाहिर है आसफ़ ज़रदारी साहब और परवेज़ इलाही साहब की मुलाकात थी, खाली शुक्रिया तक तो महदूद नहीं रही होगी, और ज़ाहिर है कि सियासी तरजीहात जो हैं वो अपनी जगह के ऊपर होंगी। क्या मुस्तकबिल में ये हो सकता है इश्तराक अमल काफ लीग का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, क्योंकि वो तो दूसरी तरफ इत्तेहादी हैं PTI के, तो क्या ये एक नया सिनेरियो भी डेवलप हो सकता है? नहीं, यह बड़ी प्री मेच्योर बात है। अभी 2 साल इलेक्शन पड़े और उससे कबल भी इलेक्शन आते हैं, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी स्ट्रेटजीज इवॉल्व करेंगी। पीपल्स पार्टी तो अपने ही मैनिफेस्टो पे इलेक्शन कंटेस्ट करेगी, और पीपल्स पार्टी जो है वो सिर्फ ये ज़रूर चाहेगी कि जो उसका शेयर पंजाब में बनता है वो शेयर ज़रूर हासिल करने की कोशिश करेगी। और हमें उम्मीद भी है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस में, जहाँ पे इंटरफेरेंस नहीं होगी, जहाँ पे हमारे जो इलेक्टेबल्स हैं उनको प्रेशराइज नहीं किया जाएगा, उनको परसुएड नहीं किया जाएगा, तो पीपल्स पार्टी समझती है कि हम अपना शेयर जो हमने 77 में लिया, जो हमने 88 में लिया, जो बाद में भी हम लेते रहे। देखिए, सिचुएशन रिवाइव ज़रूर होती है। एक 90 के इलेक्शन में आप देख लें हमारी क्या सूरत हाल थी।
आप 97 के इलेक्शन में देख ले तो हमने कम बैक किया, पॉलिटिकल पार्टीज कम बैक करती हैं, तो इंशाल्लाह हम अपना कम बैक करेंगे पंजाब में भी आने वाले इंतखाबात में। इसमें नैयर बुखारी साहब ये फरमाइएगा कि गिलगित बल्तिस्तान के जब इंतखाबात थे तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ख़ुद वहाँ पे कैंपेन रन की थी और इस एतमाद और यकीन का इजहार किया था कि हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बनेगी। फिर कुछ मुख्तसर से वक्फे के लिए आपने उस इलेक्शन के नताइज को तस्लीम करने से भी इनकार कर दिया था। अब आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात हैं और एक मरतबा फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इलेक्शन कैंपेन को वहाँ पे ख़ुद चला रहे हैं। हुकूमत ये कह रही है कि इतने इनके मेंबर्स नहीं हैं जितना ये शोर मचा रहे हैं। मैं इस पे इनके वज़रा की लाइल्मी पे अफसोस कर सकता हूँ कि जितने लाइल्म इसके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर और बाकी मिनिस्टर्स हैं, ये मेरे साथ बेट लगा लें। मैं उस कमेटी का मेंबर हूँ जिसने टिकट्स अवार्ड किए हैं। हमने 44 टिकट्स अवार्ड किए हैं 45 सीट्स में से, और हर जगह हमारे नॉमिनेशन पेपर फाइल हैं। हमारे इन्होंने कहा 8 इनके इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर रहे हैं, मैं कहता हूँ 12 सीट जो है उनमें से 11 सीटों में हमने टिकट पाकिस्तान में जो महाजिन के वहाँ दिए हुए हैं। हमने हर डिस्ट्रिक्ट में अपना करनी, तो ये तो लाइल्म है, इनको तो ख़बर ही कोई नहीं है पीटीआई का जो वज़रा है कि मुल्क की सियासत क्या रुख इख्तियार कर रही है। ना उनको मुल्की हालात का पता है, ना उनको बैरूनी इश्यूज़ का पता है। तो ये मैं इस्टेब्लिश कर सकता हूँ, और अगर हमें इस्टेब्लिश कर दें कि हमने 44 सीटों में नॉमिनेशन पेपर्स फाइल किए हुए हैं, तो ये पॉलिटिक्स से क्विट करेंगे। ये तो बेखबर लोग बैठे हुए हैं, अब पता नहीं किस के असर के नीचे ये सियासत कर रहे हैं, कौन सा असर है इन पे कि इनको हक़ाइक़ नज़र नहीं आते। इसमें नैयर बुखारी साहब ये फरमाइएगा कि पीपल्स पार्टी का भी जारहाना तर्ज़ अमल जो है वो उस वक़्त दिखाई देता है जब कोई इंतखाबी सिलसिला हो या कोई और सूरत हाल हो, फिर एकदम ऐसे लगता है कि पसे पर्दा कुछ हो रहा है और एक खामोशी जो है वो छा जाती है। ये रवैया जो है, आप ये नहीं समझते कि हुकूमत का जो बयानिया है वो बेहतर अंदाज में और मौसर अंदाज में आगे बढ़ रहा है? मेरा ख्याल है ये मैं तो पॉलिटिकल ओपोनेंट हूँ, मेरा ऑब्वियसली रिव्यू हुआ है, वो आपके सामने मैंने बयान किया, मैं बयान करने को तैयार भी हूँ। पब्लिक एट लार्ज से ज़रा पूछ लें कितने सेटिस्फाइड है लोग। ये रिसेंट जो बजट आया इसमें इन्होंने जो प्रपोजल दी थी वो तो जो ऑलरेडी 1% से कम लोग जो टैक्स पेयर है इस मुल्क में, रिलीफ तो उनको मिला, कॉमन आदमी को क्या रिलीफ दिया इन्होंने। और फिर ये मांगे तांगे के वज़रा से, मांगे तांगे के मुशीरों से ये गुजारा नहीं होता ना। पॉलिसी आगे ये कोई लेके जा सकते हैं जहाँ पे हर लम्हे इनका मौक़िफ़ एक हो और दूसरे दिन वो मौक़िफ़ तब्दील कर लें और यू टर्न ले लें। तो मैं समझता हूँ ये नाकाम तरीन गवर्नमेंट है। मैंने अपनी पॉलिटिकल लाइफ में एक क्राइसिस का दौर देखा 1969 से लेके दिसंबर 71 तक। मुझे वैसे ही क्राइसिस अपने मुल्क में नज़र आ रहे हैं नाअहल हुक्मरानों की वजह से जो ये इस मुल्क पे मुसल्लत है। नैयर बुखारी साहब ये फरमाइएगा कि अपोजिशन जो होती है, जहाँ जमहूरियतें होती हैं वहाँ पे उसका एक बड़ा ताकतवर किरदार होता है। आप ये नहीं समझते कि बदनसीबी से पाकिस्तान के अंदर अपोजिशन वो किरदार जो है वो अदा करने में नाकाम रहती है, ख़ास तौर पे अहम मराहिल पर? कैसे? अब जैसे ये बजट था तो अगर कोई जो जमहूरी रवायात के अमीन मुल्क हैं, अब तो हमारे यहाँ भी जमहूरियत चल रही है तसलसल के साथ, वहाँ पे अपोजिशन मिनी बजट लाती है और वो दिखाते हैं कि इस माशी सूरत हाल के अंदर क्या इक़दामात हो सकते हैं, ख़ास तौर पर उस स्टांस के हवाले से जो अपोजिशन लेती है आम आदमी की फ़लाह के लिए। अब हुकूमत ये कह रही है कि इन लोगों ने कटौती की जो तहरीक जमा भी करवाई वो करवाई जो कि एहतसाब के इदारों के लिए हवाले से थी, बाकी कुछ नहीं है। नहीं, ये फिर एक बात है, ये हमेशा इनके पास एक ही, मैं छोड़ूंगा नहीं, एनआरओ नहीं दूंगा। एनआरओ बेशुमार लोगों को मिल भी गया और वो कहाँ खड़ा रहा, इमरान खान
जब मियाँ नवाज शरीफ बैरून मुल्क गए तो ये कहाँ खड़े थे? तो किसने कहा, किसने परसुएड किया? वो क्या क्या सरकमस्टांसेस थे? क्या सरकमस्टांसेस से अभी जो जागीर तरीन से इनकी डील हुई है? क्या सरकमस्टांसेस से कि FIA के हेड को चेंज किया और दूसरा हेड आया और उसने जाके कोर्ट में स्टेटमेंट दे दी कि मुझे तो इनकी ज़रूरत नहीं है कस्टडी की, जहांगीर तरीन के उनके बेटे की। व्हाट इज़ ऑल गोइंग ऑन दिस? ये क्या हो रहा है? तो ये कहता है मैं NRO नहीं दूंगा। मतलब ये NRO नहीं है तो और क्या है? और NRO देने की कैपेसिटी किसके पास है? पीपल्स पार्टी तो किसी से NRO नहीं मांग रही। हम तो कतल नहीं मांगते, हम तो मुकदमात का फेस कर रहे हैं। खुर्शीद शाह आज भी अंदर है, आसिफ अली जरदारी साहब अभी भी केसेस भुगत रहे हैं, बेल पे हैं। तो हमें तो जब भी रिलीफ मिली है कोर्ट से मिली है और हम रिलीफ कोर्ट से लेना चाहते हैं। हमने गवर्नमेंट से कभी भी पहले रिलीफ नहीं ली, ना हम लेना चाहते हैं। और ये जो हुकूमत है इसके तो ये तो ख़ुद किसी की बसाखियों पे खड़ी हुई है। इनके पास तो कैपेसिटी नहीं है गवर्नमेंट अफेयर्स को रन करने की। और इनके वज़रा जो हैं एक ही वो एक देखें इन्होंने 3 सालों में पब्लिक एट लार्ज को क्या रिलीफ क्या मिला है मुझे बता दें। खाने में रिलीफ, कोई खाने पीने की अशिया में रिलीफ, कोई बिजली में रिलीफ, कोई पेट्रोल में रिलीफ है जी, कोई मुलाजतों में रिलीफ मिली हो। ये मुसाफर खानों से 22 करोड़ आदमी का पेट नहीं भरता। ये चंद 100 के मुसाफर खाने बनाने से किसी का पेट नहीं भरता। पब्लिक एट लार्ज रिलीफ मांगती है। आटा आज भी गंदम की नई फसल आए 2 महीने हुए हैं, आज भी आटा 70 से 80 रुपये किलो बाज़ार में मिल रहा है। आज गैस की सूरत हाल क्या है? इनकी पॉलिसी क्या थी कि इस गर्मियों में लोगों को सिंध में गैस अवेलेबल नहीं है। नैयर बुखारी साहब ये फरमाइएगा कि मेरा सवाल अपनी जगह पे है कि अगर अपोजिशन जो है एक मिनी बजट लाती तो आप ये नहीं समझते कि वो हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा दबाव का अंसर होता कि आपके बजट के अंदर ज़्यादा बेहतर तरजीहात हैं, आवाम के लिए ज़्यादा बेहतर पहलू हैं बनिस्बत इसके कि सरकार जो कर रही है? देखिए हमारा ये डोमेन तो बिल्कुल देखें नहीं, शैडो कैबिनेट्स होती हैं, शैडो बजट्स बनते हैं, लेकिन शैडो बजट्स कभी भी प्रेजेंट नहीं होते। अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसमें सिस्टम की कंटिन्यूटी नहीं। ये अल्लाह का फजल है कि 2008 के बाद अभी कंटिन्यूटी है और फिर वो पार्लियामेंटेरियंस भी जो रवायात हैं उनको अडॉप्ट कर रहे हैं। कट मोशंस आते हैं और कट मोशंस पे डिबेट भी होती है। और मैं समझता हूँ कि बिल प्राइमरीली पेश करना, फाइनेंस बिल बजट पेश करना ये गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है। प्रपोजल्स हम ज़रूर देते हैं, प्रपोजल्स हमने दी भी हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पास मेजॉरिटी नहीं थी और हमने वो उस बिल को ब्लॉक नहीं कर पाए। लेकिन ये बात तयशुदा है कि ये रवायात जो हैं, ये ट्रेडिशंस जो हैं, ये सिस्टम की कंटिन्यूटी से डेवलप करती हैं, ये यकलख्त नहीं करती। हमारी दुआ है, हमारी कोशिश है कि ये कंटिन्यूटी रहे सिस्टम की, इसमें ताले आज़मा ना आए। अवाम अपने अवाम नुमाइंदे मुंतखब करते रहे आज़ादाना इंतखाबात में। तो जब तक सिस्टम में कंटिन्यूटी नहीं आई, आप जिन मुल्कों के साथ हमारा कंपैरिजन करते हैं उनके सिस्टम में डिस्ट्रप्शन नहीं आई, इंटरवेंशन नहीं आई, तो फिर तब ट्रेडिशंस और रवायात जो हैं जन्म लेती हैं। और हमारी कोशिश है कि हम इसकी कर सकें। अपनी रवायात नाज़रीन, हमने कट मोशंस दिए हैं। कट मोशंस का ऑब्जेक्ट ये होता है कि उस पर डिबेट हो, उस पर डिस्कशन हो, लेकिन जो बजट इन्होंने दिया है वो अवाम और नास के लिए नहीं है, ख्वास के लिए बजट है। अवाम को इससे कोई रिलीफ नहीं है। नाज़रीन, साबिक चेयरमैन सेनेट, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नैयर बुखारी से हमारी गुफ्तगू जारी है। वक्त हुआ है एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का। मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, मेरे आज के मेहमान साबिक चेयरमैन सेनेट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी, उनसे हमारी गुफ्तगू जारी है। नैयर बुखारी साहब, ये फरमाइएगा कि आपने इंतखाबात की बात की है, साफ़ शफाफ इंतखाबात की बात की है। हुकूमत ये कह रही है
कि वो भी चाहते हैं कि साफ़ और शफाफ इंतखाबात हों और उसका वाहद हल और वाहद ज़रिया जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है और उससे नताइज भी जल्दी आएंगे, बिल्कुल शफाफ नताइज होंगे। हम अपोजिशन को कहते हैं कि वो आके देखें, बात करें, लेकिन वो कहते हैं कि हमारे मुकदमे ख़त्म करो। ये देखिए, ये बड़ा, ये डे वन से एक ही राग अलाप रहा है, इमरान खान मुकदमे ख़त्म करो। अब देखेंगे हम कि जब ये हुकूमत में नहीं रहेंगे तो इनके ख़िलाफ़ मुकदमे कितने आते हैं, और जो इनकी करप्शन की दास्तानें सामने आएंगी तो फिर लोग अल्लाह मान कानों को हाथ लगाएंगे। बात यह है कि इन्होंने पिछले 3 सालों में पार्लियामान में कोई वर्किंग रिलेशंस डेवलप किए। जो शख्स पार्लियामान में आके अपोजिशन से सलाम दुआ लेने को तैयार नहीं, मुसाफा करने को तैयार नहीं हैं, वो पार्लियामान को कैसे चलाएगा? जो पार्लियामान में आके गवर्नमेंट जो होते हैं हमेशा वो तहम्मुल का मुजाहरा करती, अपोजिशन तो अग्रेसिव रोल प्ले करती है। जहाँ तक रहा इलेक्ट्रॉनिक मशीन के, इलेक्ट्रॉनिक मशीन इज़ नॉट अ सोल्यूशन। सोल्यूशन ये है जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं उन लॉज का इम्प्लीमेंटेशन, नॉन इंटरफेरेंस। एग्जेक्टिव जो है वो सबमिट करे बिफोर इलेक्शन कमीशन ड्यूरिंग इलेक्शन प्रोसेस। ये देख लें अभी जो डस्का का इलेक्शन था, क्यों उसको सेट असाइड किया गया और क्यों फिर दोबारा इलेक्शन कमीशन ने उसको दोबारा इलेक्शन करवाया। तो बुनियादी बात है कि जो आइनी प्रोविजंस हैं इलेक्शन कमीशन के हवाले से मनोहन उनको तस्लीम किया जाए और इलेक्शन लॉज को इम्प्लीमेंट किया जाए, और जो मशीनरी इम्प्लीमेंट करने की है वो एग्जेक्टिव के पास होती है। एग्जेक्टिव इलेक्शंस में इंटरफेरेंस छोड़ दे तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो सकते हैं। दूसरा बात, इलेक्ट्रॉनिक मशीन दुनिया में कहीं भी ये इस पर बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आ चुके हैं, बहुत सारे मुल्कों में ये नाकाम हो चुकी है, और ये भी अंदेशे हैं कि जैसे RTS सिस्टम बैठ गया तो ये एक सिस्टम बैठने से, एक कंट्रोलिंग रूम से रिजल्ट्स कुड बी चेंज, तो वी डोंट ट्रस्ट। असल बात ट्रस्ट उस मशीनों के पीछे बैठने वाले लोगों का है, उस मशीनरी का है जो इलेक्शन कंडक्ट करवाती है, उस मशीनरी का है एग्जेक्टिव जो सपोर्ट देती है इलेक्शन कमीशन को। जब तक वो नॉन इंटरफेरेंस नहीं होगी इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हो सकते। नैयर बुखारी साहब, आप फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की बात कर रहे हैं। 18वीं तरमीम में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसको बाख्तियार बनाने के लिए काफ़ी कोशिश की गई, लेकिन अब भी ये महसूस किया जाता है कि इसको रीविज़िट जो है वो करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आपने रीविज़िट करना है या इस्लाहात लानी है, इंतखाबी इस्लाहात लानी है, तो आपको तो फिर मौजूदा हुकूमत के साथ ही मिलकर लानी है, आप ख़ुद तो कुछ कर नहीं सकते। तो इसका मतलब ये है कि अगर हुकूमत जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उसने फ़ैसला कर लिया है, वो जॉइंट सिटिंग बुलाते हैं और इसको बुलडोज़ करते हैं, तो क्या करेंगे आप? खाली शोर मचाएंगे? नहीं, बात शोर की नहीं है। जो इलेक्शंस करवाने की ज़िम्मेदारी है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, आर्टिकल 218 वहाँ मौजूद है। और वो जो अभी इन्होंने जो इलेक्शन रिफॉर्म्स जो बिल पास करवाया नेशनल असम्बली से और अभी वो है सेनेट के पास, उसमें इलेक्शन कमीशन की अपनी ऑब्जर्वेशंस भी आई हुई हैं। उन्होंने भी और हमने मैं भी उस कमेटी का भी मेंबर हूँ जो हम अपना प्रपोजल्स दे रहे हैं इसकी अमेंडमेंट्स के लिए भी जो हम कर रहे हैं। बहुत सारी प्रोविजंस जो हैं ये ऐसे नाअहल किस्म के इनके वज़रा हैं कि वो आइन को सिंपल लेजिस्लेशन से अमेंड करवाना चाहते हैं। जो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है उसके ज़रिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को ओवरराइड करना चाहते हैं। मसलन एक प्रोविजन है कि जी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ की डिलिमिटेशन पॉपुलेशन की बुनियाद पे होगी, आर्टिकल 51 कहता है। ये आप कहते हैं जी वोटर्स के ज़रिए हम करना चाहते हैं, तो वो जो वोटर्स के ज़रिए जो प्रोविजन ऐड करना चाहते हैं इलेक्शन एक्ट में, वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को ओवरराइड नहीं कर सकती, वो बाईपास नहीं कर सकती कॉन्स्टिट्यूशन को। इनके वकला को, इनके वज़रा को ये बात समझ नहीं आती। और भी बहुत सारी प्रोविजन सिस्टम की है जिस पे अभी हमारी नैयर बुखारी साहब हुई है। नैयर बुखारी साहब, आदि वज़रा तो आपके मुस्तार दिए हुए हैं, आप ही के साथी थे, आपके ही वज़ीर थे, आप उधर बैठे हुए हैं। तो फिर उनकी अक्ल और दानिश को
आप बता दीजिए कि जो सिंपल लेजिस्लेशन से, जो सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन से कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना चाहते हैं, उनकी अक्ल को, उनकी दानिश को, उनकी काबिलियत को आप दाद दें फिर। नहीं, इसमें ये फरमाएं नैयर बुखारी साहब, जैसे मैंने कहा कि बिल ही मंजूर करवाना है ना, तो आप बुलाएं असेंबली का जॉइंट सेशन, जो वो पहले भी उन्होंने किया था, आप भी कर लेंगे, तो फिर आप क्या करेंगे? देखिए, जॉइंट सेशन में भी सूरत हाल वो नहीं बनेगी। वो पहले जो अभी सेनेट में आया है, सेनेट के पास रिजेक्ट होता है, अमेंडमेंट के साथ होता है, पास होता है, जॉइंट सेशन में जाता है, वो सिचुएशन भी देखी जाएगी। और जो पीटीआई की अपनी इंटरनल सिचुएशन है वो भी आपके सामने है। लेकिन अगर वो बुलडोज करेंगे तो उसको हम रजिस्ट करेंगे, हर फोरम पर रजिस्ट करेंगे। हम समझते हैं कि इलेक्शन करवाना हुकूमत का काम नहीं है, इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है, और वो उसके मामलात पे इंटरफेरेंस एग्जेक्टिव की कतई नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसमें ये फरमाइएगा नैयर बुखारी साहब, एक और चीज़ भी इसमें ऐड कर लें, फिर ज़रा इसका पूरा वो जायज़ा लेते हैं। मतलब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को अगर वोट का हक़ देना है, तो आप पहली तो ये कि क्या ये हक़ जो है ये दिया जाना चाहिए, और क्या फिर ऐसी सूरत हाल में जहाँ पे लोगों ने नेशनैलिटीज़ ले ली हैं, वहाँ के ममालिक का हलफ उठा लिया है, अब वो उनके आइन और झंडे के जो हैं वफ़ादार हैं, और फिर मतलब कैसे ये होगा? आपका इस पे क्या मौक़िफ़ है? देखिए, इस पे बड़ी थॉरो डिबेट की ज़रूरत है। पहले तो आप डिफ़ाइन करें ओवरसीज़ है कौन। देखें, जिनके साथ हमारा ड्यूअल नेशनलिटी का एग्रीमेंट है, एक तो वो सिचुएशन है। एक वो ममालिक है जिनके साथ हमारे ड्यूअल नेशनलिटी नहीं है, नाए कॉप जिनके साथ नहीं बनता। एक वो हैं जिनको वहाँ की नेशनलिटी नहीं मिलती हैं एक्सपेक्टेट्स के हवाले से, या ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी काम करते हैं। मसलन जो लोग मिडल ईस्ट में बैठे हैं, उनका तो अपना आईडी कार्ड मौजूद है, और जिनके पास नादरा का आईडी कार्ड मौजूद है वो ऑटोमेटिकली इलेक्टोरल रोल्स में उनका नाम दर्ज है, वो तो वोटर्स हैं ही हैं। जिनके पास नाए कॉप है उनका नाम भी तो है, क्योंकि शनाख्ती कार्ड जो नादरा ने इशू किया हुआ है, तो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसीज में उनका वोट है। और जो अपनी सीज़ कर गए हैं नेशनलिटी, उनको राइट ऑफ वोट देने की बात है, उस पर यू नीड है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी आपको देखना पड़ेगा। फिर आर्टिकल 63 को आप देखेंगे, जो क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन के ज़ुमरे में आता है कि आया वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे ऐसी मामलात हैं। हम तो चाहते हैं कि बिल्कुल उनको राइट मिलना चाहिए, लेकिन ये 3 कैटेगरीज़ के लोग हैं, इनके बारे में बैठ के गवर्नमेंट का क्या मौक़िफ़ है कौम के सामने तो रखे, ओवरसीज़ जो बैठे हैं उनके सामने तो रखे, ये किनको राइट ऑफ वोट देना चाहते हैं। आप कैटेगरी समझ गए जो मैंने एक्सप्लेन की हैं आपको। एक वो जिनका सिर्फ पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड, एक वो जिनके पास नाए कॉप मौजूद है, एक वो जिनके पास कार्ड ही नहीं है, वो दूसरी नेशनलिटी रखते हैं। तो इनमें बताए को किसको राइट ऑफ वोट देना चाहते हैं और किसको नुमाइंदगी देना चाहते हैं पार्लियामान में। इसके बारे में गवर्नमेंट तो अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू सामने लेके आए। अब इसमें नैयर बुखारी साहब, ये जो सारी चीज़ें हैं ये हिस्सा हैं, ज़ाहिर है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक़, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, हल्का बंदियाँ। आपको क्या लगता है कि सेनेट के अंदर आप इसमें अपोजिशन जो है वो कोई तरमीम करवा पाएगी, कोई इसकी दुरुस्तगी हो पाएगी, या आप समझते हैं कि हुकूमत जो है वही करेगी जो वो चाहती है, और उसको अगर वो बुलडोज करती है तो फिर आपके पास ऑप्शन तो अदालत का ही रह जाता है? देखिए, वो तो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स को मैं समझता हूँ पार्लियामेंट तक महदूद रहना चाहिए, और पार्लियामेंट की सॉवरेंटी जो है उसको एग्जिस्ट करना चाहिए। सेनेट में हमारी तादाद उनसे ज़्यादा है, अपोजिशन बेंचेस की तादाद ज़्यादा है। अभी इस पे अमेंडमेंट्स पे भी इंट्रोड्यूस की जाएगी, और जो अमेंडमेंट्स प्रपोज किए हैं जो इन कंट्रोडिक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन है, वो तो स्ट्रेट अवे इनवैलिड और इनफेक्टिव हो जाएंगी। और मैं समझता हूँ कि
अभी वो अमेंडमेंट्स हमारी कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूट हमारी क़यादत ने की है वो इस पर अपनी डेलिब्रेशंस कर रही है और अपना पॉइंट ऑफ व्यू सेनेट में ज़रूर लेके आएगी। हमने नेशनल असेंबली में भी हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा था कि हमने अपने तमाम MNAs को लीडर ऑफ अपोजिशन के सपोर्ट किया कि उनको राइट ऑफ वोट जो उनका है जिधर वो एक्सरसाइज करना चाहते हैं एक्सरसाइज करें। और होपफुली जो सेनेट में अपोजिशन है इनका मुतफ़िका लाए अमल होगा इस अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट्स इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं इलेक्शन एक्ट के ज़रिए उनको रिजेक्ट करने का। आप इस बात सेनेट के हवाले तक आप इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये वहाँ से रिजेक्ट हो सकता है, तो फिर हुकूमत जो है उसका अगला इक़दाम तो फिर वो जॉइंट सेशन वाला ही रह जाता है नैयर बुखारी साहब? बिल्कुल जी, वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है ना। हाँ। वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, फिर उसमें भी देखा जाएगा क्योंकि फिर उसमें क्या सूरत हाल इस्टेब्लिश होती है। बड़ा थिन सा मार्जिन भी एग्जिस्ट करता है नेशनल असेंबली का और सेनेट के वैसे भी मेंबरान में हमारी स्ट्रेंथ उनसे ज़्यादा है और उस पर जो बाकी दीगर पोलिटिकल पार्टीज़ हैं उनसे भी राब्ते हो सकते हैं। हम तो नेशनल इंटरेस्ट की बात करते हैं, हम ये पर्सनल विम्स पे कानून साजी की बात नहीं करते। जिन्होंने सारा 3 साल ऑर्डिनेंसेस की बुनियाद पे हुकूमत चलाई, हम तो चाहते हैं पार्लियामान अपना इफेक्टिव रोल अदा करें। नैयर बुखारी साहब, क्या अपोजिशन के रवैये से ये नहीं लगता है कि वो जो हुकूमत गिराने की बातें थे वो अब बस माजी का किस्सा हुई? मौजूदा हुकूमत जो है अब ये तय हो गया है कि 5 साल पूरे करेगी, जिस तरीके से भी करे या चले। देखें, बड़े टर्निंग पॉइंट्स आ जाते हैं पॉलिटिक्स। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जो है इसके बारे में विद सर्टेनिटी आप कुछ नहीं कह सकते, बड़ी अनसर्टन चीज़ें भी हो जाती हैं। आप 93 को देख लें, 2/3 मेजॉरिटी वाले को घर जाना पड़ गया था। आप अभी भी देख लें कि कैसा कोई टर्निंग पॉइंट आ सकता है जिसकी बुनियाद पे ये हुकूमत को पैकअप करना पड़े। हम इसीलिए कहते थे कि जो PDM की बुनियाद रखी गई थी, जब हमने तय किया था कि लॉन्ग मार्च के बाद आप नो कॉन्फिडेंस मूव करें, और मैं समझता हूँ कि आज भी अपोजिशन मुतहद होकर नो कॉन्फिडेंस मूव करे तो हमें कामयाबी पंजाब में भी नज़र आती है और मरकज़ में भी नज़र आती है। हमने सेनेट के इंतखाबात में जो इस्लामाबाद की सीट थी उसमें इस्टेब्लिश किया कि गवर्नमेंट हारी हफीज़ शेख हारे यूसुफ रज़ा गिलानी से, तो वो तो बड़ा वाज़ेह आपके सामने है। लेकिन हम किसी एक नाकामी की वजह से ये नहीं कि हम उस अपने ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए अपनी जुस्तजू जारी ना रखें। नैयर बुखारी साहब, आप कह रहे हैं पाकिस्तान की सियासत में टर्निंग पॉइंट्स आते हैं, क्या वो टर्निंग पॉइंट्स जो हैं वो सियासतदानों की काविश से आते हैं, कोशिश से आते हैं, सियासत की वजह से आते हैं कि आप इस चीज़ का तज़किरा कर रहे हैं? बिल्कुल, आप वो सियासत की वजह थी। लॉन्ग मार्च था, मोहतरमा शहीद ने लॉन्ग मार्च अनाउंस किया हुआ था और हम समझते हैं कि अभी भी लॉन्ग मार्च अगर जो तयशुदा था वो होता तो आज सियासी सूरत हाल मुख्तलिफ होती। अगर अपोजिशन नो कॉन्फिडेंस मूव करती तो आज सियासी सूरत हाल मुख्तलिफ होती। तो हम समझते हैं कि इसके लिए बिल्कुल अपोजिशन को अपना प्रेशर बिल्ड करना चाहिए। नहीं, आप ये नहीं समझते कि अगर आज सियासी पोजीशन वो नहीं है जो आप कह रहे हैं तो उसकी वजह कुछ और फैक्टर्स हैं? हम तो चाहते हैं जिन फैक्टर्स का आप जिक्र करना चाहते हैं, हम चाहते हैं जो पैरामीटर्स डिफाइंड है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशंस, तमाम स्टेट ऑर्गन्स को उनके में रहते हुए काम करना चाहिए। नैयर बुखारी साहब, ये फरमाइएगा कि अब जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है, ज़ाहिर है हुकूमत बजट भी मंजूर करा गई, जो भी आप कहते रहे वो उस तरीके से नहीं हुआ। अब जो अगले 2 साल हैं, क्या ये सियासी खलजान जारी रहेगा, हिजान में इजाफा होगा? आपको क्या दिखाई देता है कि ये जो सियासी लड़ाई है ये आगे कोई करवट लेती है, आपको दिखाई दे रही है? देखिए, ये बहुत बड़ी बड़ी सुपर पावर्स जिनकी इकोनॉमी फेल होगी ना, वो शटर होकर रह गई है।
आज हमारे मुल्क की इकॉनमी वर्स्ट कंडीशन में है और मैं समझता हूँ कि जब पब्लिक एट लार्ज को रिलीफ नहीं मिलती, उनके मसाइल में इजाफ़ा होता है, जिसको खाने को रोटी नहीं मिलती, पहनने को कपड़ा नहीं मिलता, इस्तेमाल के लिए बिजली और गैस नहीं मिलती, तो जब ये सी सिचुएशन एरप्ट कर आए तो फिर उसमें स्टेबिलिटी नहीं रहती और अनस्टेबल गवर्नमेंट्स जो हैं वो ज़्यादा देर चलती नहीं होती। आपको लगता है नैयर बुखारी साहब कि ये गवर्नमेंट अनस्टेबल है? मतलब वो तो पूरे एतमाद और यकीन के साथ करते चले जा रहे हैं जो कुछ उन्होंने करना है और वो हो भी रहा है, और अब वो ये भी कह रहे हैं कि हमारी तकरीबन अभी से ही 5% ग्रोथ के हम करीब पहुंच गए हैं और पहिया जो है वो चल पड़ा है और वो उसके दादो शुमार जो हैं वो भी दे रहे हैं। उसके बावजूद आप समझते हैं कि मुश्किलात जो हैं वो हैं? आप देखें ये बड़े फज फिगर्स ये दे रहे हैं। मैं एक कॉमन सी जो बात है, एक कॉमन डिनोमिनेटर की जो बात है कि इस 22 करोड़ आवाम पे कितने लोग सेटिस्फाइड हैं आज की इकोनॉमिक सिचुएशन से और कितने लोगों को रिलीफ मिला हुआ है। बड़ी सिंपल सी बात है। आप जिसके कंधे पे हाथ रख के बाज़ार में घूमते हुए पूछ लें, उसके तासरात आपके सामने आ जाएंगे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जब अवामुन्नास मुतमिन नहीं, खवास का मैं कुछ कह नहीं सकता वो कितने % हैं, लेकिन अवामुन्नास हर शोबे से नाला हैं। इनकी आज करप्शन की इंतहा है। आप किसी ऑफिस चले जाएं, करप्शन की इंतहा है आज, और लोग जो है बिलबिला उठे। तो ये तो इनकी गवर्नेंस, इतनी पुअर गवर्नेंस है इनकी। तो नहीं, तो क्या अपोजिशन इस बात का इंतज़ार कर रही है कि लोग खुद उठें अपने हकूक़ के लिए? नहीं, अपोजिशन बिल्कुल, हमने चाहा था लॉन्ग मार्च करने का और हम समझते थे कि अब आइंदा भी अपोजिशन, क्योंकि स्ट्रेटजी जो इवॉल्व होगी, अभी एक APC लीडर ऑफ अपोजिशन ने भी बुलाई है, उस पर भी देखते हैं कि क्या स्ट्रेटजी तय होती है। लेकिन ये पॉलिटिक्स एक कॉन्टीन्यूइंग प्रोसेस है, ये तसलसल है और इस तसलसल से हम चलते रहेंगे और हम अपना ऑब्जेक्ट अचीव कर लेंगे। मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया नैयर बुखारी साहब। नाजरीन, ये थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल और साबिक चेयरमैन सेनेट नैयर बुखारी साहब। आपने उनकी गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।